हेलो बच्चों, हाउ आर यू टुडे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके फिजिक्स की क्लास कंटिन्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो आज अपना टॉपिक है ओम्स लॉ। आज अपना टॉपिक ओम्स लॉ और ओम्स लॉ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। अभी जैसे पिछली क्लासेस में पोटेंशियल के बारे में बहुत डीप में पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी पढ़ा था बहुत ज़्यादा डीप में जाकर। यहाँ पे हमें जो चीज़ें पढ़नी है वो ओम्स लॉ, या ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोग को बिल्कुल फोकस करना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। हेलो हमारे बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये ओम्स लॉ से रिलेटेड है, ठीक है ना, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जैसा जानते हैं कि अभी तक लास्ट टॉपिक में हमने जो पढ़ा था क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डीप में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी रिलेटेड टर्म पढ़ा था। बट आज देखिए, आज हमें ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इससे एग्ज़ाम में 100% नोट कर लीजिए, 100% क्वेश्चन आता ही आता है, जो कि हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट पहले समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए ओम्स जो थे, ओम्स बेसिकली साइमंस ओम्स इनको बोला जाता है, जर्मन फिजिशियंस थे, ठीक है ना। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ चीज़ों के बारे में बताया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, देखिए उन्होंने कहा था कि सपोज करिए कोई कंडक्टर, सर्किट डायग्राम तो आपको बताया था लास्ट टाइम में, ठीक है ना। ये कंडक्टर है, कंडक्टर के जगह पे कुछ भी हो सकता है, फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, हीटर हो सकता है, एनीथिंग कंडक्टर विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही है। इसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगा। पता आपको वोल्टमीटर का काम क्या होता है? वोल्टेज को मेजर करना। वोल्टमीटर का काम क्या होता है? वोल्टेज को मेजर करना, जो कि सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है। अभी पैरेलल सीरीज का कॉन्सेप्ट नहीं आया, अभी समझेंगे, ठीक है। और एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, जो कि सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। एमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई। ये आप पिछली क्लासेस में हमने देखा था। बैटरी का सिंबल ये होता है, आपका बैटरी का सिंबल ये होता है। अगर इसके सामने ऐसे एरो दे दिया जाए तो ये वेरिएबल वोल्टेज हो जाएगा। कैसा वोल्टेज हो जाएगा? वेरिएबल वोल्टेज। तो वेरिएबल वोल्टेज के टर्म को समझना जरूरी है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग वोल्टेज को वेरी कर सके। इसका एक्सपेरिमेंट भी है आपके, ठीक है ना, आपके लैब में ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप रखा हुआ है, ओम्स लॉ का apparatus, उसको कराया जाता है एक्सपेरिमेंट। जैसे क्लास खुलते हैं आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाएंगे, ठीक है। ये है कि अब देखिए उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने देखा क्या, मैंने ऑब्जर्व क्या किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से वोल्टेज को वो बढ़ा, वोल्टेज सपोज करिए स्टार्टिंग में, देखिए हम कोई जनरल वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। वैल्यू कुछ भी लिया जा सकता है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, ऐसी, ठीक है ना। हम यहाँ पे वोल्टेज को वोल्ट में लेंगे, ठीक है ना, वोल्ट में, और यहाँ पे करंट को लेंगे एम्पियर में, ठीक है ना, एम्पियर में। याद रखिएगा, वोल्टेज को वोल्ट में और करंट को एम्पियर में। हम क्या पहले ना यहाँ पे ये मत समझिएगा कि यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी, चलिए पहले हम 2 वोल्ट लेते हैं, ठीक है ना। 2 वोल्ट स्टार्ट किया, यहाँ पे 2 वोल्ट लगाया, तो यहाँ से एमीटर से करंट जो मेजर किया, इसको समझ लीजिए एम्पियर में या तो मिली एम्पियर में भी इसको अज्यूम कर लीजिए। हम इसको मिली एम्पियर में, एम्पियर में, जिसमें आप कंसीडर करना चाहें, जिसमें आपको सुटेबल लगे। बट आपके जो लैब में ऑपरेटर्स रखा हुआ है वो मिली एमीटर में, ठीक है ना। अब वोल्टेज में उतना वेरिएशन नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं। आप कुछ भी देखिए, मिली एमीटर होगा, वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा 2 वोल्ट या 4 वोल्ट तक जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ हम यहाँ पे सीधा सीधा एम्पियर में करंट को ले रहे हैं, ठीक है ना। एम्पियर, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर, और वोल्टेज को वोल्ट में। एक जनरल वैल्यू कंसीडर करना है कि 2 वोल्ट उन्होंने जब यहाँ पे बैटरी रखा तो उन्होंने मेजर किया करंट 1 एम्पियर। कितना एम्पियर? 1 एम्पियर। यहाँ पे जब वोल्टेज को 4 वोल्ट किया तो करंट 2 एम्पियर। जब वोल्टेज को 6 एम्पियर किया तो करंट 3 एम्पियर। जब वोल्टेज को 8 वोल्ट किया तो करंट देखा 4 एम्पियर। देखिए ये जनरल डेटा है, मीन्स मेरा बताने का बस इतना सा पर्पज़ है कि हम जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं? वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, करंट भी बढ़ता चला जा रहा है, एक उसी रेशियो में। ये याद रखना है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि हम वोल्टेज को इतना बढ़ाए करंट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन ये क्या, ये एक्सपेरिमेंट में वोल्टेज को हम बढ़ाते जाएं और करंट लगातार बढ़ता चला जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब वोल्टेज को हम चाहे जितना भी बढ़ा दें, करंट नहीं बढ़ने वाला। उसे बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन स्टेट। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन स्टेट। करंट को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन स्टेट। तो यहाँ से देखिए हम वोल्टेज 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट,
तो देखिए यहाँ से देखिए, ठीक है, तो हमने कहा कि वोल्टेज को एक रेशियो में ही बढ़ाना है, ठीक है ना। वोल्टेज जिस रेशियो में बढ़ रहा है उसी रेशियो में करंट भी बढ़ रहा है। आप बिल्कुल, आपका सवाल है कि सर यहाँ पे 2 वोल्ट यहाँ पे 1 एम्पियर क्यों, ऐसा मैंने माना है, ठीक है ना। आप मानने को कुछ भी मान सकते थे, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए कि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, करंट भी उसी रेशियो में बढ़ रहा है, इसलिए वेरिएबल वोल्टेज है यहाँ पे। वोल्टेज को हम चाहे एक उससे क्या बोलते हैं, स्क्रॉल से वहाँ पे दिया रहेगा, आपका वोल्टेज को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मींस वोल्टेज होगा, ठीक है ना। जितना वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे 2 वोल्ट अप्लाई किया तो यहाँ पे कंडक्टर में भी कितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, 2 वोल्ट। यहाँ पे 4 वोल्ट, यहाँ पे भी 4 वोल्ट। यहाँ पे 2 इंड है, एक पॉजिटिव इंड है, एक निगेटिव इंड है, एक हायर पोटेंशियल पे और एक क्या है, लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा यहाँ पे अमीटर। तो देखिए अपना डेफिनेशन जो बना, बिल्कुल कितना आसान अब डेफिनेशन हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर, इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या, 2 वोल्ट तो 2 वोल्ट, 4 वोल्ट तो 4 वोल्ट, 6 वोल्ट तो 6 वोल्ट। 2 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 वोल्ट, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट, मींस हम जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं करंट भी उसी रेशियो में बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर, इस कंडक्टर के क्रॉस जो भी पोटेंशियल है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। यानी कि हम जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या बढ़ता चला जा रहा है, करंट बढ़ता चला जा रहा है, मींस वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं करंट भी बढ़ता चला जा रहा है, ये बात याद रखना है आपको। इट्स करंट व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इस कंडीशन में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। टेम्परेचर को क्या रखा गया है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो बहुत सारे फैक्टर आने लगेंगे जो कि हम बाद में समझेंगे उस चीज़ों को कि कैसे टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से समझते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ से जैसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जब भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। क्या आता है, एक कांस्टेंट टर्म। जब भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आया था R आया, क्या आया, R आई, या फिर हम इसको IR भी लिख सकते हैं। यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन था, ये रेजिस्टेंस, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। जरा चीज़ों को समझते हैं। रेजिस्टेंस, इसका जो सिंबल होता है, ओम्स ने ग्रीक वर्ड में यूज किया था, ओम, ये रहा सिंबल इसका, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ओम को आपको ऐसे याद रख लेना है, ठीक है ना। बहुत आसान सा सिंबल है, ठीक है। आप ऐसे बनाइए और यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, ये आपका ओम का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट बुकों में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि आर यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस। पहले डेफिनेशन एक बार फिर से याद रखते हैं। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है ना, यहाँ का हायर पोटेंशियल, ये वाला हायर पोटेंशियल, तो ये भी हायर पोटेंशियल, ये वाला लोअर पोटेंशियल, तो ये भी लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट। यानी कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल मीन्स वोल्टेज, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। बट ये जरूरी नहीं कि हम वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएं और करंट भी लगातार बढ़ता ही चला जाए। एक समय के बाद करंट सैचुरेट हो जाती है, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बहुत ही छोटे अमाउंट में कंसीडर कर रहे हैं, जो कि लैब के अमाउंट में, ठीक है ना। यहाँ पे जो लैब में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग। यहाँ से देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट व्हेन टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बदलता है ना तो रेजिस्टेंस भी बदलता चला जाता है। अभी रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस होता क्या है। ये रेजिस्टेंस बेसिकली किसी भी कंडक्टर में, किसी भी इंसुलेटर में या किसी भी मटेरियल में होता है जो कि करंट को फ्लो होने से रोकता है। क्या होने से रोकता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो सपोज करिए, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कंडक्टर हमने जो यूज़ किया है, अगर इस कंडक्टर के जगह पे हम एक छोटा सा बल्ब 10 वाट का बल्ब ले लेते हैं, ठीक है ना, एक 20 वाट का बल्ब ले लेते हैं, एक हीटर ले लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि या फिर यहाँ पे 10 वाट का जो बल्ब है लगा हुआ है, यहाँ पे 10 वाट का बल्ब जो है इसका रेजिस्टेंस कम, और उससे जो हायर वाली चीज़ें वैल्यू होगी, जो भी चीज़ें जैसे 20 वाट की होगी, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि करंट को फ्लो होने से रोकता है। अब एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। एक वायर है,
जिसमें हमने 10 वोल्ट का सप्लाई दिया, 10 वोल्ट का सप्लाई दिया, इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है या 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। और वही दूसरा वायर, ये फर्स्ट वायर था और ये क्या है, सेकेंड वायर है, इसमें हम लोगों ने 10 वोल्ट का ही सप्लाई दिया, जबकि करंट कितना फ्लो हो रहा है, सिर्फ 1 एम्पियर। तो बताइए इसमें 1 एम्पियर क्यों फ्लो हो रहा है, इसमें 2 एम्पियर क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि वायर बदल गया, और वायर अगर बदल गया तो इसका रेजिस्टेंस यानी कि ज़्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम फ्लो करेगा, ये बात याद रखनी है आपको। ये एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, ठीक है ना, एक्टिविटी में भी ये है। आप एक्टिविटी पर पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे नाइक्रोम वायर लिया हुआ है और छोटा सा बल्ब लिया हुआ है, 10 वाट का एलईडी ली हुई है। तो यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट क्या करेगा, कम फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो ये अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया। अब देखिए आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस का सिंबल ओम आया, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस जो फैक्टर था ये तो हमें समझ में आ गया। रेजिस्टेंस बेसिकली बोला जाए तो रेजिस्टेंस क्या है, विच ऑफर रेजिस्टेंस, जो कि विच ऑफर करेंट्स, यानी कि जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, याद रखिएगा, जो कि करंट को फ्लो होने से रोकता है। अब देखिए अगर हम बात करें कि इसका थोड़ा सा सर्किट डायग्राम की, यही तो इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे वोल्टेज को यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए वोल्टेज, और यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए करंट, ठीक है ना, यहाँ पे करंट, और ये क्या है, एम्पियर में, ठीक है। अभी जो हमने डायग्राम बनाया था आपको याद होगा, वी और आई वाला, ये जो डायग्राम कह रहे हैं, ये जो टैबुलेशन टेबल बनाया था, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया था, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे कितना था, 4, ठीक है ना। देखिए इसका जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने की कोशिश की, ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की, और इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। आपको लैब में ये ग्राफ भी प्लॉट करना होता है और एग्जाम में भी आता है प्लॉट करने के लिए, कि ऑब्जर्वेशन टेबल ऐसे दे देगा, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन टेबल ऐसे दे देगा। एक एक्सिस पे आपको वोल्टेज को मानना पड़ेगा, दूसरी वाली एक्सिस पे आपको करंट को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सपोज करिए 2, 4, 6, 8, यहाँ पे भी 2, 4, 6 ऐसे कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। अब हम क्या देखते हैं कि जब वोल्टेज 2 वोल्ट था तो करंट कितना था, 1 एम्पियर था। करंट कितना था, 1 एम्पियर था। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट मिल गया। अब जब वोल्टेज 4 वोल्ट था तो करंट कितना था, 2 एम्पियर। ये वाला पॉइंट मिल गया। यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट और ये सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिए ये 3 था तो ये कितना था, 6 था, ठीक है ना। फिर ऐसे ये वाला ये था, ये वाला कितना था आपका, 4 था, ठीक है ना। तो जब हमने इसको प्लॉट किया तो ये क्या मिला आपको, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, याद रखिएगा, ये क्या मिला, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। मींस इसका ग्राफ कैसा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये किसका ग्राफ होता है, तो ये ग्राफ आपका जो होता है ये वोल्ट और करंट के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में है, जो कि ये शो कर रहा है कि ये इसका ग्राफ कैसा आया है, लीनियर ग्राफ। कैसा ग्राफ है, लीनियर ग्राफ, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। अब इसको नोट डाउन करिए, आगे देखते हैं। हाँ देखिए अभी हमने पढ़ा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मीन्स वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी उसी रेशियो में बढ़ता चला जा रहा है। मीन्स यहाँ से R आया था, R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और R क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक है ना। R क्या था, रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट क्या थी, ओम। जिसकी यूनिट क्या थी, ओम। ये याद रखे रहना कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन इस पे जनरली देखिए, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन ही बनते हैं जो कि आपको प्लॉट करने होते हैं, तो आप प्लॉट कर लेंगे, बहुत इजी है, मैथमेटिक्स का छोटा सा टर्म है, ठीक है ना। आप जैसे लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे ना वैसे बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये पूछता है कि रेजिस्टेंस को डिफाइन करिए। तो रेजिस्टेंस 1 ओम को अगर डिफाइन करना, रेजिस्टेंस बेसिकली बोला जाए तो एक वैल्यू जो कि किसी भी मटेरियल के अंदर होती है, जो कि करंट को फ्लो होने से रोकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कोई कंडक्टर है, मेटल वायर है जिसमें करंट फ्लो कर सकता है, कोई इंसुलेटर है, ठीक है ना। तो कंडक्टर का मतलब कि रेजिस्टेंस कम होता होगा तभी तो उसमें करंट फ्लो कर सकती है, जबकि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई होता होगा, इस वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकती। तो आपको क्या याद रखना है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी लो होता है,
दैट इज वाई द करंट कैन फ्लो ईजिली। और जबकि इंसुलेटर में रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी हाई, और उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता। यहाँ से 1 ओम का डेफिनेशन पूछा जाता है, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई। अगर वी की जगह पे 1 वोल्ट कर दिया जाए और करंट की जगह पे 1 एम्पियर कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 ओम। इसको और भी तरीके से लिखते हैं, OHM भी लिखते हैं, ठीक है ना, 1 ओम, OHM, ठीक है ना, ऐसे भी लिखते हैं इसको। ये सारा चलता है, ठीक है, आपकी जैसे इच्छा वैसे लिख लीजिएगा। तो 1 ओम कितना होता है कि जब भी किसी कंडक्टर के क्रॉस 1 वोल्ट अप्लाई किया जाए और उसके क्रॉस 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कुछ फैक्टर को देखते हैं और ज़रा समझते हैं। हमने देखा क्या कि हमने कुछ एक्टिविटी की और उसमें भी और सारी चीज़ों को परफॉर्म किया, तो देखिए क्या क्या हमने देखा। हमने देखा कि देखिए सपोज करिए कि कोई वायर था जिसका लेंथ कितना था, L था, और इसका एरिया A था। तो हम क्या देख रहे हैं कि और ये दूसरा वायर था जिसका लेंथ, दूसरा वायर नहीं वही वायर है, ठीक है ना, जिसका लेंथ खींच के कितना टाइम्स कर दिया गया, 2 टाइम्स कर दिया गया। इसका लेंथ खींच कर 2 टाइम्स कर दिया गया और एरिया हो गया A/2, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि वही वायर है जब इसका लेंथ L था, ठीक है ना, या इस वायर को चेंज कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, पहले ये समझते हैं। ये वायर L लेंथ का था, ठीक है ना, दूसरा जो वायर था वो 2L लेंथ का था, वही वायर था, वही मटेरियल का बना हुआ है। जैसे जस्ट सपोज करिए कॉपर का बना हुआ है, और ये भी किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, ये भी कॉपर का, ये भी कॉपर का। इस कॉपर का लेंथ L है और इस कॉपर का लेंथ 2L है। हम क्या देखते हैं कि इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया A है। हम क्या देखते हैं कि इस वाले का रेजिस्टेंस कम आया और इस वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा आया, तो मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया। क्या हो गया, यानी कि इसका रेजिस्टेंस जब हमने मेजर किया, सपोज करिए 2 ओम आया, अब बाद में इसका रेजिस्टेंस मेजर किया तो इसका कितना आया, 4 ओम आया, वही मटेरियल का, कॉपर का ही। तो क्या फैक्टर क्या हुआ, तो यानी कि डिपेंडेंसी जब हमने देखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि लेंथ को बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेंथ को बढ़ाइए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और लेंथ को घटाइए तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। तो क्या निकला इससे कंक्लूजन कि लेंथ को बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ को घटाओ तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो और देखिए सेकंड वैल्यू देखिए, अगर सपोज करिए कि इसका एरिया A था, इसका एरिया A था और हमने यही वायर 2A, लेंथ उतना ही था, L ही था, ठीक है ना। अब 2A एरिया का कंसिडर कर लिया, कितने एरिया का, 2A एरिया का। तो अब की बार क्या देख रहे हैं कि एरिया जब A था तो रेजिस्टेंस 2 ओम था, जब एरिया 2A हो गया तो रेजिस्टेंस 1 ओम हो गया। ये क्या हो गया, लेंथ बढ़ा रहे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और एरिया को बढ़ा रहे तो रेजिस्टेंस घट रहा है। लेंथ को बढ़ा रहे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, एरिया को बढ़ा रहे तो रेजिस्टेंस घट रहा है, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर का एरिया जैसे बढ़ाओगे इसका रेजिस्टेंस क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A आया एरिया। और जब दोनों को कंबाइंड किया, फर्स्ट और सेकंड को जब कंबाइंड किया तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है ना। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो रो आया, रो L/A, यानी कि आपको याद रखना है रोले, क्या याद रखना है, रोले, ठीक है ना। यहाँ पे रो क्या है, रजिस्टिविटी है, क्या है, रजिस्टिविटी, याद रखे रहना। रो क्या है, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी कई बार पूछता है कि व्हाट इज रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। रजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जो ये डिसाइड करती है कि उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना होगा या वो करंट को कितना फ्लो होने देगा। कोई वायर कम फ्लो होने देगा, कोई वायर ज़्यादा फ्लो होने देगा। तो यानी कि रजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या बना, R = रो L/A। तो यहाँ से रजिस्टिविटी के टर्म में अगर वैल्यू निकाले, R × A/L हो जाएगा, R × A/L हो जाएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है, ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, इसकी यूनिट क्या बनी, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट कितनी होती है, ओम मीटर होती है, ये बात याद रखिए रहना। रेजिस्टिविटी यूनिट कितनी होती है, ओम मीटर। अच्छा, इसका डेफिनेशन के बारे में बात कर ले। अगर हम ये बोले कि एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए, किसी भी क्रॉस सेक्शनल वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर और उसका लेंथ भी 1 मीटर,
तो यहाँ पे देखिए रजिस्टिविटी की जब वैल्यू को रखेंगे आर की जगह पे 1, एरिया की जगह पे 1 आर इंटू 1/1, रो इक्वल्स टू क्या आ गया आर। ये क्या हुआ, इसको हम लोग कह सकते हैं कि रजिस्टेंस ही रजिस्टिविटी है। देखिए रजिस्टेंस ही रजिस्टिविटी है। रजिस्टिविटी किसके बराबर आ गया, रजिस्टेंस के बराबर आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि रजिस्टेंस ही रजिस्टिविटी है जब वायर का लेंथ कितना हो 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे, तो रेजिस्टेंस द रजिस्टिविटी आर न्यूमेरिकली इक्वल्स टू रेजिस्टेंस व्हेन इट्स when the length of the wire is 1 meter and its cross sectional area is 1 meter square। क्या बोलेंगे फिर से देखिए, resistivity are numerically equals to resistance when the length of the wire is 1 meter and its cross sectional area is 1 meter square। यानी कि रजिस्टिविटी ही रेजिस्टेंस होता है कब, जब वायर का लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर हो। तो रजिस्टिविटी का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, रजिस्टिविटी का फार्मूला भी यहाँ से बन जाएगा इजी वे में, ठीक है ना। बस आपको याद रखना है कि रजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और एरिया को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है ना। यहाँ से देखिए फिर नोट करिए इसको। हाँ बच्चों देखिए ये न्यूमेरिकल है। A wire of given material having length L meter and area A has a resistance of 4 ohm, what would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and area 2A। देखिए एक वायर है जिसका लेंथ कितना है L है और इसका एरिया कितना है A, ठीक है। सपोज करिए कॉपर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना, सिल्वर कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। आपको पता है सिल्वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेंथ L है और इसका एरिया A है। अब बोला क्या इन्होंने कि सेम मटेरियल कॉपर का ही लेंथ जो कर देना है L/2, लेंथ इसका L/2 और इसका एरिया 2A कर देना है। इसका स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस था इन्होंने बोला R1 = 4 ओम था। तो बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 = what। बेसिकली क्वेश्चन इनका यही है कि लेंथ L था, एरिया A था, तो इसका रेजिस्टेंस 4 ओम था। अब इसका एरिया 2A है, लेंथ L/2 कर दिया, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अच्छा एरिया को डबल नहीं करता, एरिया को A ही रखता, लेंथ को हाफ कर देता, तो हम क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाता कि नहीं हो जाता। यानी कि 4 ओम था तो कितना हो जाता 2 ओम। बट क्वेश्चन में इन्होंने एरिया को 2A कर दिया है और लेंथ को आधा कर दिया, L/2 कर दिया है, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे, फर्स्ट केस में R1 = ρ L1/A1। इसका स्टार्टिंग में एरिया कितना था A1 = A, L1 = कितना था L, ठीक है ना। अब इसका A2 = कितना हो चुका है 2A और इसका L2 कितना हो चुका है L/2, ठीक है ना। R1 = ρ L1/A क्यों, और यहाँ से देखिए R2 = ρ L2/A2, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या बता रहे थे कि इसका एरिया A है, इसका एरिया 2A है, ठीक है ना। इस वायर का लेंथ L है, इस वायर का लेंथ L/2 है। सेम मटेरियल का कॉपर का ये भी है तो कॉपर का ये भी है, ठीक है ना। फर्स्ट केस में हमने कहा कि आपसे कि R1 = ρ L1/A1, R2 = ρ L2/A2। इसमें याद रखना कि रजिस्टिविटी दोनों में आपस में इक्वल है, ठीक है ना। रजिस्टिविटी आपस में, क्योंकि रजिस्टिविटी जो होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मीन्स अगर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछे कि सपोज करिए एक वायर है, ठीक है ना, अगर वायर को अगर आधा काट दें तो बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। अगर इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर हाफ कट कर देंगे तो 2 ओम। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए अगर इसको हाफ कट कर दिया जाए तो इसकी रजिस्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो रजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रजिस्टिविटी चाहे आप इसको कितना भी पार्ट में कट कर दीजिए, रजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल बदलेगा तो रजिस्टिविटी बदलेगी, अगर मटेरियल नहीं बदला तो रजिस्टिविटी नहीं बदलने वाला, चाहे आप उसको कितना भी पार्ट में कट कर दीजिए। तो मटेरियल कॉपर का यही है और कॉपर का ये भी है, इस वजह से दोनों की रजिस्टिविटी रो है,
इसकी भी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है, दोनों की रेजिस्टिविटी इसलिए क्या है, रो है, भले इसका लेंथ अलग अलग हो, एरिया अलग अलग हो, ठीक है ना। अब देखिए दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1 अपॉन यहाँ से भी रो L2 अपॉन A2, यहाँ से देखिए रो से रो कैंसिल आउट, यहाँ से जो बचा L1 अपॉन ये L2 यहाँ पे चला जाएगा और A2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है ना। यानी L1 अपॉन L2 लिख दे और इसको A2 अपॉन A1 लिख दे। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे, ठीक है ना। या तो डायरेक्ट ये रिलेशन आप याद कर लीजिए या इसको डिराइव करना सीख लीजिए। अब देखिए कितना आसान बन गया, L1 के जगह पे कितना है L, L2 के जगह पे कितना है बाबू, L2 के जगह पे L/2 है, L/2, 2 कहाँ चला जाएगा, L/2 लिखेंगे ना, इंटू A2 के जगह पे कितना है 2A, और A1 के जगह पे कितना है, A1 के जगह पे है A, ठीक है। ये A से A कैंसिल आउट, ये L से L कैंसिल आउट, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है ना। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू कितना है 4। यहाँ से देखिए हम यहाँ से सॉल्व कर ले अगर, तो R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R1/4 हो जाएगा। R1 की वैल्यू स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ था 4, और अपॉन 4 तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि रेजिस्टेंस कितना आया इसका 1 ओम हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब सोचिए कि एरिया भी बढ़ाया जा रहा है, 2A किया जा रहा है, लेंथ भी कम किया जा रहा है, यानी कि हर कंडीशन में रेजिस्टेंस कम होगा ही होगा, ठीक है ना। एरिया को बढ़ाइए तो भी रेजिस्टेंस कम, लेंथ को घटाइए तो भी रेजिस्टेंस कम। मीन्स पहले से हम लोग का आंसर पता है कि रेजिस्टेंस कम होना, बट यहाँ से फार्मूले से हम लोग बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ और बातों को समझते हैं। एक जनरल फार्मूला आपको दे देते हैं सीधा सीधा, आप उसी से निकाल लिया करिए और भी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। जनरल फार्मूला आपको जैसे बता दिया कि R2 इक्वल्स टू n² R1, याद रख लीजिएगा, क्या याद रखेंगे, R2 इक्वल्स टू n² R1, ये है जनरल फार्मूला, ठीक है ना। लेंथ को कितना टाइम्स किया गया, हाफ किया गया ना, लेंथ को कितना किया गया, हाफ, आधा किया गया क्वेश्चन में देखिए। तो बस n के जगह पे हाफ रख दीजिए, हाफ का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में कितना था 4, ठीक है ना, उसका 4, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1। ये तो बहुत आसान हो गया, ठीक है ना। आप इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, बट आपको ये जनरल फार्मूला याद होना चाहिए, R2 इक्वल्स टू n² R1। कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे कि एरिया को बढ़ाया जा रहा है, लेंथ को घटाया जा रहा है। अभी हम बाकी चीज़ें आपको बताएंगे, उसमें देखिएगा कैसे इसको समझते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए आपको वोल्टेज दे देगा 220 वोल्ट दे देगा, ठीक है ना। करंट आपका दे देगा कुछ भी, करंट आपका 11 एम्पियर दे दिया, ठीक है ना। पूछेगा रेजिस्टेंस कितना है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू R होता है, ठीक है ना। तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा V/I हो जाएगा, बहुत आसान है। 220 अपॉन में 11 रख देंगे, यानी कि 11 2 20 22 20 ओम आ जाएगा। तो ऐसे आप डेटा को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि कैसे इसको थोड़ा लगाइएगा, फिर उसके बाद आपको हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं, सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट में लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तब तक आप इतना करिए।